हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है हर्पीज़ वायरस। हर्पीज़ वायरस में क्या हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पापोवा वायरस। पापोवा वायरस भी डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरस है और हमने लास्ट लेक्चर में पापोवा वायरडी कवर कर लिया था। हम इस लेक्चर में हर्पीज़ वायरडी कवर करेंगे। अगर टाइम बचेगा तो हम डीएनए वायरस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हर्पीज़ वायरस में क्या होता है कि ये मेंबर्स होते हैं, मतलब अब हर्पीज़ वायरडी है तो उसमें स्पीशीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए EBV हमने पढ़ा था और HPV, ये हम दो डिस्कस करेंगे, बाकी तो उसमें बहुत होते हैं लेकिन हम उसके नाम जान लेते हैं। देखिए एप्स्टीन बार वायरस होता है, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस होता है जिसको हम EBV बोलते हैं, और हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस को हम HSV-2 बोलते हैं और उसका टाइप 2 प्रेजेंट होता है। तो हर्पीज़ वायरस में उसका टाइप 2 प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम बोलेंगे HSV-2। और ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 8 है, HSV-8, और साइटोमेगाली वायरस आता है इसमें, मेगेलो वायरस। ठीक है, इसको हम CMV बोलेंगे। ल्यूकेस फ्रॉग वायरस भी आता है, मैरिक्स डिसीज़ वायरस भी आता है। ये जो दो हैं, ल्यूकेस फ्रॉग वायरस और मैरिक्स डिसीज़ वायरस, ये है ना एनिमल में होते हैं, एनिमल ट्यूमर कॉज करते हैं, तो इसलिए हम इसको बस इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है, वरना इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। और यहाँ पे ये जो होते हैं वो ह्यूमन ट्यूमर कॉज करते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे EBV और HPV के बारे में, जो कि ह्यूमन ट्यूमर कॉज करते हैं। अब HSV और CMV का जो हमें कोई ह्यूमन ट्यूमर में कोई रोल नहीं मिला, तो इसलिए हम इसको इतना डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ट्यूमर कॉजिंग वायरसेस को हम वो देख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हर्पीज़ वायरस जो होते हैं, हर्पीज़ वायरस अगर एक बार इन्फेक्ट कर जाता है हमारी बॉडी में, अगर प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाता है तो देखिए वो लाइफ टाइम रहेगा। लेकिन वो देखिए अगर वो है ना लाइफ टाइम रह सकता है, भले ही वो लेटेंट स्टेज में रहे, मतलब इनएक्टिवेशन स्टेट में रहे या फिर एक्टिवेटेड स्टेट में रहे। अगर उसको लेटेंट स्टेज में है, मतलब इनएक्टिवेटेड स्टेज में है, तो वो आगे जाके खुद को रीएक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, तो हर्पीज़ वायरस प्राइमरी इन्फेक्शन से ही, मतलब जब हमारी बॉडी में हर्पीज़ वायरस का पहली बार इन्फेक्शन होगा तो वो हाँ लाइफ टाइम तक रहेगा, लेकिन वो लेटेंट में भी रह सकता है और बाद में वो रीएक्टिवेट भी हो सकता है। लेटेंट मतलब इनएक्टिवेटेड स्टेट में। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो मैकेनिज़्म, मतलब अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एप्स्टीन बार वायरस। तो एप्स्टीन बार वायरस का देख लेते हैं कि है ना, मतलब कैसे क्या वो एक्ट करता है सेल पर। तो देखिए जो एप्स्टीन बार वायरस है वो कॉज करता है बर्किट्स लिम्फोमा, एनाप्लास्टिक नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा, पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसीज़, और कॉज करता है प्राइमरी CNS लिम्फोमा इन एड्स, हॉजकिन लिम्फोमा भी कॉज करता है। देखिए यहाँ पे हम केवल पढ़ेंगे बर्किट्स लिम्फोमा के बारे में, और ये जो एनाप्लास्टिक नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा है और ये हॉजकिन लिम्फोमा है, ये हम इनके देखिए हॉजकिन लिम्फोमा तो हम AML ALL वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये जो है हम इसके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बर्किट्स लिम्फोमा हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये अब सेल पर एक्ट कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज़्म क्या है। तो जो EBV वायरस होता है, एप्स्टीन बार वायरस होता है, वो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है B सेल्स पर। जो इसकी जो टारगेट सेल्स होती हैं वो B सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं। B सेल्स को मतलब B सेल्स को क्या करेगा, टारगेट करेगा। ठीक है, टारगेट करेगा जिससे कि इमॉर्टल B सेल्स होंगी। इमॉर्टल B सेल्स मतलब उनकी डेथ नहीं होगी और मतलब अपोप्टोसिस नहीं होगी, जो कि एक नेचुरल फेनोमेना है बॉडी का, सेल का, कि वो मतलब प्रोड्यूस भी होती है और उसकी मतलब सिंथेसिस भी होती है, उसकी सेल डेथ भी होती है, भले ही नॉर्मली हो चाहे कैसे भी हो, अब नॉर्मली हो। ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे B सेल एपिथेलियल सेल उसकी टारगेट सेल्स होती हैं, और वो अगर लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन होता है तो वो इमॉर्टल B सेल्स भी हो जाती हैं, मतलब वो कभी डेथ नहीं होती उनकी। और इससे क्या होगा कि सेल प्रोलिफरेशन होगा जिससे ट्यूमर कॉज होगा, और उसी ट्यूमर को हम बोलेंगे बर्किट्स लिम्फोमा। ये दो फॉर्म होती हैं बर्किट्स लिम्फोमा की, एक अफ्रीकन एंडेमिक फॉर्म है और स्पोरेडिक फॉर्म होती है। ठीक है, तो
यहाँ पे हम मैकेनिज़्म डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज़्म के मतलब वो ईवीवी वायरस जो होता है, ईवीवी जो होता है, एप्स्टीन बार वायरस जो होता है, उसके मतलब वो कैसे एक्ट करता है हमारी बॉडी पर। तो ये देखिए कि यहाँ पे जो बी सेल्स हैं जो इन्फेक्ट हो चुकी हैं, और मतलब दोनों ही कंडीशन लेके चलेंगे। बी सेल्स जो इन्फेक्ट हो चुकी हैं और बी सेल्स जो कि लेटेंटली इन्फेक्टेड हैं, मतलब वो इनएक्टिवेटेड स्टेज में है, ठीक है। तो वो क्या करती हैं कि वायरल ऑन्कोजीन मतलब प्रोटीन एक्सप्रेस करती हैं, रिलीज़ करती हैं, जिसको हम बोलेंगे LMP1 प्रोटीन, जिसको हम बोलेंगे लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1। तो वो क्या करती है, अब वायरल प्रोटीन रिलीज़ हुई है तो वो कुछ ना कुछ तो हमारी बॉडी में करेगी, ठीक है। तो वो क्या करती है, CD40 रिसेप्टर की तरह वो एक्ट करती है बी सेल पर, तो जिससे कि ग्रोथ सिग्नलिंग फैक्टर रिलीज़ होते हैं, जिसको हम बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी और JAK स्टेट मतलब फैक्टर, ठीक है। पाथवे फैक्टर आप मतलब एक ही बात है, तो यहाँ पे हम फैक्टर ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे ग्रोथ सिग्नलिंग फैक्टर वो रिलीज़ करते हैं, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी और JAK और स्टैट फैक्टर्स, जो कि एक्टिवेट करते हैं सेल प्रोलिफरेशन को, और जिससे क्या होगा, ट्यूमर कॉज होगा। और क्या होगा कि अगर जब LMP प्रोटीन रिलीज़ होंगी वायरल प्रोटीन, तो उससे क्या होगा, म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन में क्या होगा कि ट्रांसलोकेशन हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर 8 और 14 में, ठीक है, जो कि एक्टिवेट करेगा ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर, जो कि मिक ऑन्कोजीन होती है, मिक ऑन्कोजीन, ठीक है। ये ग्रोथ प्रोमोटिंग वो होती है, जीन होती है, MYC है, मिक ऑन्कोजीन बोलते हैं इसको, ठीक है, जो कि बर्किट्स लिम्फोमा कॉज करेगा। और क्या करेगा, जब LMP प्रोटीन रिलीज़ होगी तो BCL2 कॉज करेगा, ठीक है, वो सॉरी BCL2 एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से अपोप्टोसिस नहीं होगी। अपोप्टोसिस नहीं होगी तो सेल प्रोलिफरेशन होगी, ठीक है। सेल प्रोलिफरेशन होगी तो ट्यूमर फॉर्मेशन होगा, और उस ट्यूमर को ही हम बोलेंगे बर्किट्स लिम्फोमा, ठीक है। अब क्या होगा कि देखिए, जो लेटेंटली इन्फेक्टेड एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो एक और एंटीजन वो मतलब रिलीज़ करती हैं, जिसको हम बोलेंगे EBNA2। EBNA2 एंटीजन होता है, वो एक्टिवेट करता है साइक्लिन D होस्ट सेल में, वो एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से सेल प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और वायरस के बारे में जान लेते हैं, जो कि हर्पीज़ वायरस ही है, ह्यूमन हर्पीज़ वायरस HHV8। तो इसमें क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं कापोसी सार्कोमा, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा, और इसको हम बोलते हैं कापोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पीज़ वायरस KHSV, ठीक है। तो इसको हम दोनों ही नाम से जानते हैं, इसके 3 नाम हो गए, HHV8, KHSV और कापोसी सार्कोमा। तो HHV8 क्या करता है, एक्टिवेट करता है KHSV ऑन्कोप्रोटीन को, ठीक है। तो जो कापोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पीज़ वायरस जो प्रोटीन है वो रिलीज़ होंगी, और वो क्या करेंगी कि वो ये इन फैक्टर्स को रिलीज़ करेंगी, जो कि वी साइक्लिन है, वी इंटरफेरॉन रेगुलेटिंग फैक्टर है, जिसको हम VIRF भी बोलते हैं, और लाना, ठीक है, लेटेंसी एसोसिएटिंग न्यूक्लियर एंटीजन। ये 3 फैक्टर रिलीज़ होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्टिवेशन होगा, प्रोलिफरेशन होगा, और जिसकी वजह से जो होस्ट सेल है वो सर्वाइव करेगी, और मैलिग्नेंसी जिससे जो कि कॉज करेगी मैलिग्नेंसी, मतलब ट्यूमर कॉज करेगी, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली क्या होना है कि सेल प्रोलिफरेशन होता है, मतलब वायरस एक्ट करेगा, प्रोटीन रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होंगे, और उसकी वजह से सेल प्रोलिफरेशन होगा, और उसकी वजह से ट्यूमर कॉज होगा। तो अल्टीमेटली हो यही रहा है हर एक मैकेनिज़्म में, ठीक है। तो हर्पीज़ वायरस के बारे में देख लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हेपा DNA वायरस के बारे में। हेपा DNA वायरस जो कि इम्पॉर्टेंट वायरस है, देखिए सारे के सारे वायरस हम डिस्कस कर लेंगे, और देखिए इससे ईजी चार्ट और इससे टेबुलर फॉर्म में हमें कहीं नहीं मिल सकता। अगर आप उसमें जो अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें बहुत थ्योरी वे में दिया है, मतलब बहुत मतलब ये है कि क्या ही लिखा हुआ है उसमें। तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको बुक का बहुत ईजिली समझ में सारे के सारे पॉइंट्स कवर हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा हेपा DNA वायरस के बारे में, और सारे के सारे वायरस उसमें कवर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सॉरी, थैंक यू।